हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। इसमें जो आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स तो हैं, लेकिन जिस तरीके से एनसीईआरटी में जो सीरीज़ दे रखी है वो उस सीरीज़ वाइज नहीं है, ये अलग तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से है कि पहले वर्क के अंदर के सारे टॉपिक, फिर एनर्जी के, उसके बाद पावर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखा है, सीक्वेंस सही नहीं है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा है। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं, लेकिन मेरे नोट्स मैंने जिस तरीके से बनाए हैं वो भी काफ़ी सही है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, नहीं तो आप टॉपिक वाइज इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर वही टॉपिक, एनसीईआरटी का ही टॉपिक आपको बिल्कुल सीक्वेंस चाहिए तो आप टॉपिक उसमें से ले लीजिएगा और उसके अंदर की थ्योरी इसमें से ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। इसका फॉर्मूला क्या होगा? W=F/s। अगर एंगल के टर्म में कहें तो W=Fs cos थीटा। वर्क की यूनिट जूल होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम मीटर। नेचर ऑफ वर्क डन, 3 नेचर में होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव में हमारा एक्यूट एंगल होता है, नेगेटिव में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, और ज़ीरो वर्क में 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो ये पूरा टॉपिक है। डायग्राम आप बुक में से देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब आते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की। ठीक है, ये इसके 3 केसेस हैं। पहला केस, दूसरा केस अगर स्टेयर्स की तरह लिया जाए तो, एंड थर्ड केस थोड़ा वेवी लुक में। अगर आपको उस कॉपी पे डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहे हो तो आप इसमें से कर लीजिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? तो नॉन कंजर्वेटिव में उसका पूरा पाथ देखा जाता है 2 पोजीशंस के बीच का, और कंजर्वेटिव में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स और कंजर्वेटिव का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं हम एनर्जी पे। तो एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की कैपेसिटी, वही हमारी एनर्जी है। एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट जूल होती है। 2 टाइप्स की आपने मैकेनिकल एनर्जी है तो 2 फॉर्म्स में होती है, वो हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होती है? वो एनर्जी जो कि मोशन पजेस करता है बॉडी का। इसका फॉर्मूला 12mv²। अब आते हैं नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहली हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों तरीके से देखेंगे। ये थ्योरम हमें क्या बताती है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स में ये पूरा रिलेशन आ जाएगा हमारा। फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट कब होगी? जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हम अपनी जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसके हिसाब से देखेंगे। हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए हम m/2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन बननी शुरू हो जाएगी। देखो, तो हमारा ये रिलेशन पूरा निकल आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। वेरिएबल फोर्स, फोर्स सिर्फ तभी वेरिएबल होगी जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ठीक है,
इस तरीके से ये भी पूरा डेरिवेशन है इसका। तो इसमें भी वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन निकल आया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो कि उस किसी बॉडी की पोजीशन और कंडीशन पर डिपेंड करती है, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। 2 फॉर्म्स की होती है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो ये 3 कंडीशन जो आपके बुक में भी दे रखी है, वही डायग्राम में, उसमें से अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप बुक में से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में से ही है। तो ये 3 कंडीशन है। पहले में जो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो मीन पोजीशन पे है, दूसरे में वो मीन पोजीशन से थोड़ा आगे चली जाती है और तीसरे में वो मीन पोजीशन से पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इसके बारे में पूरी थ्योरी दे रखी है। देखो, नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कहीं से भी सिंपल एक जगह से उसको टीप के लिख लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने 3-4 बुक्स खुली रहती हैं, उसके बाद नेट होता है और पुराने कुछ नोट्स होते हैं, तब जाके ये नोट्स बनते हैं मेरी कॉपी में। तो इतनी मेहनत करने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें, सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगे। तो यहाँ पे ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग फिनिश होता है। ठीक है, अब आते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, अकेले सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह में। आपको पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, बिसाइड्स मैकेनिकल एनर्जी कुछ अलग भी एनर्जीज होती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी हो गया, जो कि मॉलिक्यूल्स के मोशन पर डिपेंड होता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग से जो केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें केमिकल एनर्जी जो यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो कि 2 प्रोसेस में हो सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन में पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और फ्यूज़न में एक हो जाता है। नाउ द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, तो जो आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है, E=mc²। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल थे। डेट इज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ये आइंस्टीन का कहना था। यहाँ पे c क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। 9th में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, डेट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W/T, रेट आ रहा है तो वर्क अपॉन में आएगा। नाउ द एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या है, W/T। इंस्टेंटेनियस पावर में देखें तो dW/dt। पावर हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट वॉट होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, m1L2 T-3। और कुछ अदर यूनिट्स होती है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। 9th और 10th में आप पढ़ चुके हैं। नाउ कॉलिजन क्या होता है, जब 2 पार्टिकल्स का बीच का इंट्रैक्शन होता है थोड़ी देर के लिए, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हमारा कॉलिजन होता है। 2 टाइप्स के कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहती हैं। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी
नहीं रहती है। एग्जाम्पल देखो दोनों के, जैसे कि एक इलास्टिक कॉलिजन में एक इलास्टिक बॉल है, वो दूसरी बॉल से स्ट्राइक कर रही है, तो वो हमारा इलास्टिक कॉलिजन हो गया, क्योंकि एक बॉल है वो सेम दूसरी बॉल पे स्ट्राइक कर रही है, तो उस दोनों में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा है, कुछ मोशन हो रहा है, तो उसमें दोनों एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है। और दूसरा एग्जांपल है व्हेन वन कार कोलाइड्स विद अ ट्रक, देन इन दिस केस कॉलिजन आर सेड टू बी इन इलास्टिक कॉलिजन। देखो, अब कोई कार ट्रक से जाके हिट हो गई है, तो उसमें सिर्फ कार का मोशन हुआ है, ट्रक का मोशन नहीं हुआ है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए ये हमारा इलास्टिक कॉलिजन है। कॉलिजन इन वन डायमेंशन, तो पहले इलास्टिक कॉलिजन देखेंगे। दो बॉडी है हमारे पास ए एंड बी, उनके मासेस है m1 एंड m2, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u1 एंड u2। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी v1 एंड v2। ठीक है, तो ये बिफोर कॉलिजन का है, देन फिर आफ्टर कॉलिजन। तो इसमें क्या हो गया, हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होता है लास्टिंग कॉलिजन में, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब देखो, जब हमें पता है कि दोनों मोमेंटम कंजर्व होंगे, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। उसमें से आप m1 कॉमन ले लो, इधर आके m1 कॉमन आ जाएगा, और m2 से इधर कॉमन आ जाएगा, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब तो जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी से इसकी इक्वेशन बनेगी हाफ m1u1 का स्क्वायर, देन हाफ m2u2 का स्क्वायर, इसी तरीके से इसकी इक्वेशन बनेगी। देन इससे भी हम एक सेकेंड इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक अलग इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। सो बाय द थर्ड इक्वेशन वी से डेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉडीज बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द आफ्टर कॉलिजन। तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों से बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन की बॉडीज की वेलोसिटी सेम है। अब थर्ड इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसमें v को इधर ले जाएंगे तो ये हमारी पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इससे हमारी v2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर v2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिर से पुट करोगे, तो आपका v1 की भी वैल्यू आ जाएगी। ऐसी v1 की वैल्यू आ जाएगी, देन आपकी इसी तरीके से v2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने v2 की वैल्यू पुट की, उससे आपका ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो केस नंबर 1 में क्या है, अगर कोलाइडिंग बॉडीज़ के मास इक्वल हो जाए, इसका मतलब जैसे कि m1 इजिकल्स टू m2 इजिकल्स टू m हो जाए, मतलब सारे मासेस इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो अपनी इक्वेशन नंबर तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 5 पे आए, तो उसमें v1 की वैल्यू दे रखी है। तो अब देखो, ये हमारा 2m2 है, हमने इसे m मान लिया, और m2 अपॉन, और m1 प्लस m2 है, तो हमने इसे 2m मान ली, 2m हो गया ये, और m1 माइनस m2 है, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 उसमें है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, और यहाँ से 2m से ये 2m कट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ u2 बचा। तो देखो v1 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू u2, और ऐसे v2 की निकालेंगे तो v2 इज इक्वल्स टू u1। केस 2 क्या है, केस 2 में इफ़ द टारगेट बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब हमारा u 0 है, u2 0 है, तो देखो जहाँ u2 था इक्वेशन में, वहाँ पे आप इसे 0 पुट करोगे, तो आपका ये भी वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन सेम है, दो बॉडीज़ हमारे पास ए एंड बी, उनका मास है m1 एंड m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं और एक एंगल बना रही हैं 0 डिग्री का with the horizontal direction. Then after collision they move with final velocity. उसके बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी होती है v1 एंड v2, जो कि एंगल बना रहा है θ1 एंड θ2। तो देखो, पहले तो ये हमारी दो इनिशियल वेलोसिटी है,
इसमें हमारा एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री का। उसके बाद जब ये कॉलिजन हो जाती है तो एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है और इनके दो एंगल बन रहे हैं θ1 और θ2। तो इसी तरीके से 2 डायमेंशन में भी इसकी वैल्यूज़ निकल के आएंगी, पूरी इक्वेशंस ऐसे करके निकलेंगी। तो यहाँ पे इसके नोट्स फिनिश होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।